इसके अलावा इसमें हमने शर्तें पढ़नी है किसकी, सर्वांग समता की, और किसके संदर्भ में, त्रिभुज के संदर्भ में 4 शर्तें होती हैं। बहुत आसान सी शर्तें होती हैं, आपको बता देंगे, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, कैसे करके लिखना है वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। इन पर प्यारे साथी सभी को नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य। अशोका द एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 और 14 को एक साथ में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 13 का नाम है आपका सर्वांग समता और समरूपता, और चैप्टर नंबर 14 का आपको नाम दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। मतलब हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ना है सर्वांग समता और समरूपता आखिरकार है क्या, इसको समझना है बस। और इसके अलावा इसमें हमने शर्तें पढ़नी है किसकी, सर्वांग समता की, और किसके संदर्भ में, त्रिभुज के संदर्भ में 4 शर्तें होती हैं। बहुत आसान सी शर्तें होती हैं, आपको बता देंगे, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, कैसे करके लिखना है वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। इन पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप इनसे रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको जो बेसिक बातें हैं, जो थ्योरी है इसकी, वो अच्छे से समझनी पड़ेगी। बहुत ही आसान सा थ्योरी है, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, कतई कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना कतई ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी की शुरुआत करना है। सर्वांग समता और समरूपता को समझ लेते हैं पहले, फिर जो है इसकी शर्तें समझनी है। तो देखो, बहुत छोटी सी बात, हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये 1 रुपए का सिक्का बनाया। भाई सबने देखे होंगे 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपए का सिक्का मैंने एक और बना दिया, ये मैंने 1 रुपए का सिक्का और बना दिया, ठीक है। तो ये देखो, इनका जो आकार है वो कैसा है, समान है। आकार कैसा है इनका, समान है। मतलब अगर ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है, इन दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ये ढक लेंगे, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे। मतलब अगर ये वाला सिक्का आपने इस पे रखा तो ये ढक जाएगा, अगर ये वाला सिक्का आपने इस पे रखा तो ये ढक जाएगा। मतलब अगर कोई भी आकृतियां, ठीक है, कोई भी 2 आकृति एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती हैं तो वो आपका कहलाएंगे क्या, सर्वांग सम आकृति कहलाएंगी। तो ये कहलाएंगी आपकी सर्वांग सम। बात समझ में आ रही है, सर्वांग सम, ठीक है, ये कहलाएंगी सर्वांग सम आकृति। बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास है समरूपता। मैंने क्या किया, ये मेरे भाई मैंने 1 रुपए का सिक्का बनाया और ये मैंने 5 रुपए का सिक्का बनाया। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लिया भाई, सबने सिक्के देखे होंगे। आपको पता है 1 रुपए का सिक्का बड़ा होता है 5 रुपए के सिक्के से। ये 1 रुपए का सिक्का, ये 5 रुपए का सिक्का। बात समझ में आ रही है। ये छोटा दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। अब ये देखो इनकी, अगर मैं कहूँ इनका रूप कैसा है, आप कहोगे भाई रूप तो इनका समान है। रूप समान से मतलब क्या हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, रूप समान से मतलब ये भी वृत्ताकार आकृति है, ये भी वृत्ताकार आकृति है। रूप तो समान है लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर रूप समान है, जैसे कि आपको शब्द में ही मतलब छिपा हुआ है समरूप, मतलब रूप कैसा हो, समान। तो मैंने लिखा हुआ रूप अगर समान है तो ये कहलाएगी समरूप आकृति, ये कहलाएगी आपकी समरूप आकृति। बात समझ में आ गई, बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। अगर दोनों आकृतियों के आकार भी समान है, आकार समान है तो सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। अगर रूप समान है तो समरूप। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर आप देखो मैंने बनाया, ये मैंने 2 रुपए का सिक्का बनाया, ये मैंने 2 रुपए का सिक्का बनाया, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा, ये सर्वांग सम होंगे या समरूप। तो 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, इनकी जो आकार होगा वो एक जैसा होगा, एक जैसा होगा आकार होगा, तो ये कहलाएंगे क्या आपके, ये कहलाएंगे आपके सर्वांग सम, ठीक है। ये कहलाएंगे आपके सर्वांग सम। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये आपको व्रत नहीं पढ़ना, व्रत के बारे में आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। एक काम करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से
समझ में और बातें आएंगी। बहुत ही ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों। डरने की जरूरत कतई ना है, आसानी से हम लोग सीख जाएंगे, बस आप इसको देख लो लास्ट तक, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दूं पहले थोड़ा सा, चलो देखो जरा और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ बेहतरीन शानदार से, ठीक है, आपको समझने में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये आपका तो जानते हैं वर्ग है, ये आपका वर्ग है, इसकी भुजा मान लो 5-5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? ये क्या आपका वर्ग है, भुजा कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग मैंने और बनाया, एक वर्ग मैंने और बनाया, इसकी भुजा भी आपकी 5-5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? सभी भुजाएं कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर। एक वर्ग मैंने और बना दिया मेरे भाई, एक वर्ग मैंने और बना दिया, इसकी भुजा मैंने बोल दिया 6-6 सेंटीमीटर है, मतलब हर एक भुजा कितनी है इसकी, 6-6 सेंटीमीटर है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बताओ जरा, ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, और ये आपका तीसरी आपके पास आकृति है। अगर मैं बोलूं पहली और दूसरी, बताओ पहली आकृति और दूसरी आकृति ये समरूप होगी या फिर सर्वांगसम होगी? तो सर्वांगसम में भैया इनके जो है आकार बिल्कुल समान होना चाहिए, ठीक है। देखो जरा, ये और ये कैसी होंगी, ये होंगी आपकी सर्वांगसम, ये कैसी होंगी, दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी। बात समझ में आपको आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है, बड़ी छोटी नहीं है। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5, यहाँ 5, ये सब, ये भी देखो इसमें भी 5-5 है, तो ये तो आपकी सर्वांगसम। अगर मैं पहली और थर्ड की बात करूं, बताओ भाई, वर्ग ये भी है, वर्ग ये भी है, इसमें भुजा 5 है, इसमें भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो देखो देखने में इसका और इसका रूप एक जैसा है, आकृति का आकार बराबर नहीं है। आकार बराबर कब होता है, जब इनका यहाँ पर भी 5-5 सेंटीमीटर होता। तो ये और ये आकृति कैसी होगी, ये देखने में एक जैसी है, देखने में अगर एक जैसी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कहलाएगी आपकी समरूप आकृति, समरूप आकृति। बात पल्ले पड़ी आपको? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, देखो जरा ये आकृति और ये आकृति देखो जरा, ये आकृति छोटी, ये आकृति बड़ी, ये आकृति छोटी, आकृति बड़ी, रूप तो एक जैसा है, रूप एक जैसा है, तो ये भी कैसी होंगी, ये कैसी आकृति होंगी दोनों, ये भी कैसी होंगी, समरूप आकृति होंगी। बात समझ में आपको बेहतर तरीके से आ गई होगी। तो किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। सर्वांगसम में बिल्कुल एग्जैक्ट वही आकृति होना चाहिए, बिल्कुल सेम आकृति होना चाहिए, मतलब भुजाएं भी समान होनी चाहिए उसमें, तब तो आपका सर्वांगसम हो गई, ठीक है। दूसरा उसमें क्या है, अगर भुजाएं अलग अलग हों तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रूप एक जैसा होना चाहिए। रूप एक जैसा है इसमें, देखो जरा रूप एक जैसा है, तो ये दोनों कैसी हैं, समरूप, ये दोनों कैसी हैं, सर्वांगसम, ये और ये कैसी हैं, समरूप। बात समझ में आपको आ रही होगी। तो यहाँ से आपको और भी बेहतर तरीके से सर्वांगसमता और समरूपता के बारे में क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम त्रिभुज के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर जो है यहाँ पर हमें सर्वांगसमता की शर्तें पढ़नी है, उनको यहाँ पर हम समझेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, बिल्कुल आपको समझा के जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको समझा के जाएंगे। त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हम लोगों ने, बहुत ध्यान से देखो। देखो जरा, हमने क्या किया, ये एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसकी भुजा ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज हमने और बना दिया भाई, ठीक है, इसमें एक भुजा 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये आपका 3 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे,
ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो आप कहेंगे सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम क्यों होंगे? ये सर्वांगसम का आपका साइन होता है, ठीक है, ये सर्वांगसम का आपका साइन होता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? ये आपके सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। बात समझ में आ रही है? तो सर्वांगसम त्रिभुज ये दोनों होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो, अब इसमें आपको डाउट इस बात को लेके नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर। देखो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मतलब इसमें क्या है? तीनों अलग अलग भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। तो बिल्कुल देखो, त्रिभुज का जो आकार है बिल्कुल कैसा हो गया? समान हो गया। ये कैसे त्रिभुज हो गए दोनों? ये दोनों कैसे हो गए? सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। अब समरूप त्रिभुज का मतलब क्या है? ठीक है, समरूप त्रिभुज कब होंगे मेरे भाई? देखो जरा, ये मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी समझाऊंगा अभी डिटेल में। ये समरूप त्रिभुज कब होंगे? समरूप त्रिभुज कब होंगे? ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे करके बना लूं, थोड़ा सा रुको जरा, ये मैंने बना दिया ऐसे करके, ये मैंने 50 डिग्री बोला, ये मैंने 60 बोला, तो ये मैंने 80 बोल दिया, 70 बोल दिया मैंने ये, ठीक है। ये मैंने 50 बोला, ये मैंने कितना बोला? 60 बोला, ये मैंने 70 बोला। बात समझ में आ रही है? ये त्रिभुज छोटा है, ये त्रिभुज बड़ा है। अब आप ध्यान से देखो, 50 एंगल ये भी है 50 डिग्री का, 50 डिग्री का ये भी है, ये 60 का, ये 60 का, ये 70 का, ये 70 का, एंगल बराबर है। तो क्या होगा? ये आकृति छोटी है, आकृति बड़ी है, तो त्रिभुज कैसे होंगे आपके? समरूप। ये कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप। बात समझ में आ रही है? त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। अब हमें देखना पड़ेगा कि सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं और समरूप त्रिभुज की शर्तें क्या हैं। बहुत छोटी सी बात आपको समझ में यहाँ तक आई होगी कि बिल्कुल एक जैसी आकृति वो आपकी क्या कहलाएंगी? आपकी सर्वांगसम कहलाएंगी, और जिनके रूप एक जैसे हो रहे हैं वो कहलाएंगी आपके क्या? समरूप आकृति कहलाएंगे। अब कोई भी आकृति हो सकती है, त्रिभुज, वर्ग, आयत, कुछ भी हो सकता है। बात आपको समझ में यहाँ तक आई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि भाई सर्वांग समता, हम चैप्टर नंबर 14 पे जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, सर्वांग समता की शर्तें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 शर्तें आपको पढ़नी है। किसकी? सर्वांग समता की शर्तें। बहुत ध्यान से देखो। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है, भुजा और आपका भुजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साइड साइड साइड, ठीक है। ये मतलब क्या समझाने का इसका? अगर 2 त्रिभुज हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। अगर 2 त्रिभुज हैं, कोई मान लो ये मैंने बना दिए भाई, ये मैंने ए बोल दिया, ये मैंने बी बोल दिया, इसका नामकरण किया, ये ABC, ये आपका PQR मैंने इसको बोल दिया। बात समझ में आ रही है? तो अगर इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं, अलग अलग भुजाएं, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या? भुजा 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 का मतलब क्या हो गया? ये एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर, दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि AB किसके बराबर हो रही है? AB बराबर हो रही है किसके? PQ के। और BC किसके इक्वल हो रही है? QR के। और CA किसके इक्वल है? CA ये वाली भुजा है, ये RP या PR, RP या PR। तो अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, इस तरह से तीनों अलग अलग भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज जो होंगे, ये त्रिभुज कैसे होंगे? ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, ठीक है। सर्वांगसम आपके त्रिभुज होंगे। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली शर्त ये हो गई, अगर आपको दिख जाए कि भैया तीनों अलग अलग भुजाएं बराबर हैं 2 त्रिभुजों की, तो सीधे सीधे आप बोल दोगे त्रिभुज कैसे हैं भाई? सर्वांगसम त्रिभुज है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, यहां पर अब दूसरी कंडीशन देखिएगा। दूसरी शर्त क्या है? ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है? बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। दूसरी शर्त क्या है?
पढ़ते रहो अच्छे से, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझा रहे हैं आपके लिए। चलो भाई, अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है? भुजा कोण भुजा, इसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? साइड एंगल साइड का मतलब दो भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा होता है अगर वो इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ABC है, ये आपका PQR है। अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 3 बोल दिया, ये 4 बोल दिया, ये 4 बोल दिया, सेंटीमीटर लगा लो भाई। लगा लिया? बिल्कुल लगा लिया। चलो भाई, अब इन दोनों भुजाओं के बीच में ये वाला कोण मैंने बोल दिया मान लो 50 डिग्री, और ये कोण मैंने बोल दिया 50 डिग्री। बात समझ में आ रही है? मतलब किन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो इक्वल हो जाए, मतलब दो भुजाएं इक्वल हो जाएं और उनके बीच का कोण इक्वल हो जाए। जैसे ये भुजा इसके बराबर हो रही है, ये भुजा इसके बराबर हो रही है, तो ये दो भुजाएं इक्वल हैं। एक भुजा ये वाली इक्वल हो रही है और ये भुजा इक्वल हो रही है। दो भुजाएं इक्वल हो रही हैं, अलग अलग दो भुजाएं इक्वल हो रही हैं, और उनके बीच का जो कोण है वो भी आपका इक्वल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? आपका सर्वांग सम त्रिभुज दोनों हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका AB बराबर हो रहा है PQ के, और आपका BC किसके इक्वल हो रहा है? QR के इक्वल हो रहा है। और एक कोण आपका B, कोण आपका ये B वाला किसके इक्वल है? कोण Q के। ये कोण का साइन होता है। अगर ये कंडीशन बन जाए, ठीक है, मतलब दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर इक्वल है, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? तीनों भुजाएं अलग अलग इक्वल हो रही हैं। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी? दूसरी कंडीशन क्या है? भुजाएं, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। बात समझ में आ गई? अब तीसरी कंडीशन क्या है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, तीसरी शर्त क्या है हमारे पास? तीसरी शर्त ये है एंगल साइड एंगल। मतलब इसका क्या है? कोण, भुजा और आपका कोण। बात समझ में आई? मतलब मैंने लिखा ASA, मतलब कोई दो त्रिभुज हैं, कोई दो त्रिभुज हैं, अगर दो कोणों के बीच की भुजा, दो कोण और उसके उनके बीच की भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये कोण मैंने बोल दिया 50 का, 50 डिग्री का, ये कोण 50 का हो गया, ये 60 का बोला, ये 60 का बोला, और ये मैंने भुजा बोल दी बोले 5 सेंटीमीटर की आपकी भुजा है। मतलब समझ में आ रहा है? ABC मैंने नामकरण किया, ये PQR मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखो, कोण B किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है। और BC भुजा किसके बराबर है? QR भुजा के बराबर है। BC किसके बराबर? QR के। और कोण C किसके बराबर है? कोण आपका R के बराबर है। मतलब दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई? दो कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और उनके बीच की भुजा। अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिखा है, हो सकता है ये कोण बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब कोई भी दो कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा बराबर हो जाए तो कहलाएंगे दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम। ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि मैंने ये नहीं बनाया कि भाई इस तरह से कंडीशन बन सकती है। कहीं आप लोग सोचो कि सर यही कंडीशन जो है सेम बिल्कुल एज इट इज़ होती है, इसको इस तरह से ही बना सकते हैं हम लोग। कैसे करके? ये आपने त्रिभुज बना दिया, ये आपने त्रिभुज बना दिया दूसरा, ये भुजा मैंने 6 सेंटीमीटर बोल दिया, ये 6 सेंटीमीटर बोल दिया, ये कोण मैंने 30 बोल दिया, ये कोण मैंने 30 बोल दिया भाई, ठीक है, ये मैंने 40 बोल दिया, ये 40 बोल दिया। तो देखो, तो ऐसे भी हो सकता है, यही नहीं कि मैंने पिछला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर कर रहे थे, ऐसा नहीं है। दो कोण ये बराबर हैं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, दोनों कोण बराबर हैं। अब इनके बीच की भुजा ये भी बराबर है, तो वही तो कंडीशन है, दो कोण और उनके बीच की भुजा, जो कोण है दोनों उनके बीच की भुजा। बात समझ में आ गई? एक लास्ट कंडीशन और बच रही हमारे पास, चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है उसको समझ लो। चौथी कंडीशन ही लास्ट है, RHS। मतलब क्या है?
ठीक है, समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा आर एच ऐसी चौथी कंडीशन आपकी ये है। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है? अब समकोण किस में होता है? आप जानते हो कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसमें एक कोण आपका कितने का हो जाए? 90 का हो जाए। एक कोण आपका 90 का हो जाए। ए बी सी पी क्यू आर, मैंने ऐसे बना दिया। तो समकोण ये हो गया, दोनों बराबर हो गए। देखो जरा, कर्ण बराबर होना चाहिए। कर्ण अगर मैंने इसको 6 बोला है तो ये भी कितना हो सकता है? ये भी कितना होगा? 6 होगा। इसके अलावा कोई भुजा हो सकता है ये और ये भुजा बराबर हो सकता है ये और ये भुजा बराबर हो। मतलब क्या कहने का, अगर समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो समकोण ये एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे। इसके अलावा कोई कर्ण बराबर हो जाए। इसके अलावा तो दो भुजाएं बच रही हैं, ये और ये बच रही है, ये और ये बच रही हैं, चाहे ये और ये इक्वल हो, चाहे ये और ये इक्वल हो। चलो मैंने इसको बोल दिया, ये 5 बोल दिया और ये 5 बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये इसके बराबर, मतलब समकोण, कोण आपका बी बराबर किसके? कोण क्यू के। अच्छा, कर्ण यहाँ पे ए सी बराबर किसके है? पी आर के। और एक भुजा मैंने इसको बराबर बोल दिया, तो यहाँ पर बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये कंडीशन बन रही है तो ये भी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। एक दूसरे को ये ढक लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। सर्वांग समता का मतलब हो गया एक दूसरे को ढक लेना, ठीक है। ये इसके ऊपर रखो, चाहे ये इसके ऊपर रखो, कोई सा इनमें से किसी के ऊपर रखो, ये ढक लेंगे पूरी तरीके से। ये मेन मतलब है इसका, मेन बात यही है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4 कंडीशन थी, आपको बेहतर तरीके से समझ में प्यारे साथियों आ गई होंगी। चलो अब यहाँ पर एक समरूपता है, उसको भी हमने समझ लेते हैं। त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे? 2 त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे उसको समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी बात है, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये समरूपता की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? समरूप की बात कर रहे हैं। तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास संगत, बहुत इंपॉर्टेंट बात, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। और तीसरी कंडीशन, संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली कंडीशन तो जो भी हमारे पास हमने 4 कंडीशन पढ़ी हैं सर्वांगसम त्रिभुज की, तो अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो समरूप तो होने ही होने हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये, इसका काम खत्म हो गया, ये आपको याद रखनी है। दूसरी कंडीशन ये संगत कोण बराबर। इसका मतलब क्या है? मैंने क्या किया, ये त्रिभुज बना लिया, इस तरह से 2 त्रिभुज बना लिए। ये मैंने बोल दिया ए, ये बी, ये सी और ये पी, ये क्यू, ये आर, इस तरह से बन गया। ये कोण जो है मान लो 30 है, ये कोण आपका 50 है और ये मैंने बोल दिया आपका 100, ये 50, ठीक है, ये 30 और ये आपका 100। बात समझ में आ रही है? संगत कोण का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, ये कोण जो है ये बराबर दिख रहा है, तो ये दोनों संगत हो गए। इसके संगत कौन सा हो गया? ये हो गया। इसके संगत कौन सा हो गया? ये हो गया। मतलब आपका क्या है? संगत कोण बराबर का मतलब क्या है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। देखो जरा, अगर कोण बराबर हो रहे हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएंगे आपके समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? संगत का मतलब समझ में आ रहा है? संगत का मतलब ये इसके संगत, ये इसके संगत और ये इसके संगत। ये ऐसे भी बन सकता है,
ये ऐसे भी बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कहीं कहो सर ने क्या बताया, देखो ध्यान से, अगर मैं ये बोल दूं ये आपका 100 डिग्री है, ये मैंने बोल दिया 50 डिग्री है, और ये मैंने बोल दिया 30 डिग्री है। अब बताओ कौन सा किसके संगत होगा। वैसे तो पहचान लिया आपने पिछले डायग्राम में। अब क्या होगा, 50 कोण कौन सा, ये वाला, ये अब इसके संगत होगा, मतलब कोण ए किसके संगत होगा, कोण Q के। अब 30 का डिग्री का ये, मतलब B और R, कोण B और कोण किसके बराबर होगा, R के। और 100 ये 100, तो कोण C बराबर कोण P के। मतलब संगत समझ में आ रही, संगत का मतलब जो इक्वल कोण हो जाए, दोनों जो इक्वल होंगे वही संगत होंगे। तो 50 ये वाला इसके संगत हो गया, ये इसके संगत हो गया, और ये इसके संगत हो गया। तो संगत कोण बराबर होंगे, तो मतलब संगत कोण बराबर होंगे, त्रिभुज कैसे होंगे दोनों, ये समरूप त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है, इनके नोट्स बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इन पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी बात समझ में आएगी। अच्छा, अब एक बात बतानी है यहाँ पर कि संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब, ये मैंने त्रिभुज बनाया एक ABC, ये मैंने बना दिया PQR, ठीक है। अगर मैंने चलो ये कोण बोल दिया 30, ये मैंने मान बोल दिया 60, ये 60 30 90, चलो ये 1 मिनट रुको, ये बोल दिया मैंने 80 और ये 70, ठीक है। अब ये मैंने 70 बोला, और चलो इसको ऐसे करो, ये 30 बोला, ये मैंने 80 बोला, और ये मैंने बोल दिया 70, ठीक है। अब इसमें क्या, ये कोण तो बराबर है, त्रिभुज कैसे हैं दोनों, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर। अब क्या है, संगत भुजाओं में अनुपात। संगत भुजाओं का मतलब क्या है, ये और ये बराबर है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी, ये दोनों, ये कैसी होंगी, संगत भुजाएं। मतलब आप देखो तो BC, इसके सामने का BC और इस सामने का QR, इनमें अनुपात, संगत भुजाओं में अनुपात, तो ये इसके संगत हो गई। अच्छा, अब 80 के सामने की भुजा ये है, 80 के सामने की भुजा ये है, मतलब 80 के सामने की भुजा AC और किसमें, PR। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, नहीं आई, इतनी आ गई आपको, नहीं। संगत भुजाओं में अनुपात बराबर। अब 70 के सामने का ये AB, और इधर आपका इसके संगत, 70 के संगत कोण हो रहा है ये वाला। अब इसके सामने का ये, मतलब ये भुजा इसके संगत हो जाएगी, फिर आपका AB और बटे PQ। तो ये इसके संगत, ये इसके संगत, और ये इसके संगत। बात समझ में आ रही है, मतलब ये इसके संगत हो गई, ये इसके संगत हो गई, और ये भुजा इसके संगत हो गई। तो इनमें जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। बात आपको समझ में आ गई, संगत भुजाओं में अनुपात कैसा होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो आज हमने ये सीखा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, जो पढ़ाया उसी को समझ लो, ठीक है। 4 कंडीशन इसमें है, उनको याद कर लो। इसके अलावा समरूपता में ये जो मैंने लिखा है 3 पॉइंट, इनको याद कर लो, ठीक है। इन पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, इस कंडीशन पे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समरूपता पे क्वेश्चन बनते हैं। अगले लेक्चर में कुछ सवालों को लेकर भी आएंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उनको करेंगे, तसल्ली से करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इनको पढ़ लो। आपसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों को लिखो, ठीक है। सर्वांग समता की शर्तों को उदाहरण सहित समझा दीजिए, तो वो 4 शर्तें आप लिख दोगे, ठीक है, बहुत आसानी से, और कोई दिक्कत इसमें बनेगी नहीं, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 और 14 था, मतलब ये 14 जो चैप्टर है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हमने आपको आई थिंक चैप्टर नंबर 12 नहीं कराया, आपको भी शायद 12 नहीं कराया है, और 1-2 टॉपिक और नहीं कराया है, मतलब शायद 2 या 3 टॉपिक छूटे हुए हैं, उनको भी हम लोग कर लेंगे। मैं देख लूँगा कौन कौन से टॉपिक रह गया, उनको कर लेंगे तसल्ली से। बाकी जो भी आपके हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लो। 1-2 सेशन में रिवीजन करवाने का भी प्रयास करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी साथियों का धन्यवाद।